नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पीजीटी अकाउंटेंसी जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर है। ये डिस्कस करेंगे। इसमें जो अकाउंटेंसी के यानी कि कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स इज नॉट मेंटेन्ड इन द बुक्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें ऑप्शन बी सही जवाब है, शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कंपनी के केस में होता है, पार्टनरशिप के केस में नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन ए पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो पार्टनरशिप फर्म में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से रिलेटेड नहीं है, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए हैं हमें, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तीनों ही मेथड गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। इसका मतलब सही जवाब ऑप्शन ई रहेगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन क्विक एसेट। इनमें से क्विक एसेट में कौन सा शामिल नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये क्विक एसेट्स में शामिल नहीं होते हैं, जबकि करंट एसेट में शामिल रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूइंग द शेयर ऑफ ए पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर के शेयर की वैल्यू करने का मेथड नहीं है। तो हालांकि पार्टनर के शेयर की वैल्यू करने से रिलेटेड तो ये मेथड्स नहीं है, एक कंपनी में शेयर वैल्यूएशन के मेथड्स हैं, ये उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लग रहा है। और इस हिसाब से नेट एसेट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, तीनों ही मेथड हो सकते हैं शेयर वैल्यू करने के। इसलिए इसमें जो सही जवाब है वो ऑप्शन ई रहेगा। नेक्स्ट, when the profit sharing ratio among existing partners is changed, जब वर्तमान साझेदारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए, which of the following account is not affected। इनमें से कौन सा अकाउंट नॉट नहीं अफेक्ट होगा, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कैश अकाउंट पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट चेंज हो सकते हैं, कैश अकाउंट में कोई चेंज नहीं होगा, केवल रेशियोज चेंज हो रहे हैं, एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो इनमें से कौन सा स्टेप नहीं होगा, ये पूछा है एडजस्टमेंट से रिलेटेड। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है, यहाँ पे दिया है रिकॉर्डिंग द रिवाइज्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसकी जरूरत होगी। ट्रांसफरिंग रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, इसकी जरूरत होगी। रिवैल्यूएटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसकी भी जरूरत होगी। और इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। चूंकि इसमें ये नॉट पूछा है, नहीं है स्टेप, और ये तीनों ही स्टेप्स हैं, और इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई रहेगा, ना कि डी। ऑप्शन ई सही जवाब रहेगा क्योंकि ये तीनों जो है ये स्टेप्स हैं, और इसमें पूछा है कौन सा स्टेप नहीं है, तो दैट इज वाई ई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंडिकेट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का सेल इनमें से क्या इंडिकेट करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सोर्सेज ऑफ फंड, फंड का सोर्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश फ्लो। इनमें से कौन सा एक कैश फ्लो नहीं है, यह पूछा है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल जब डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब हमने पेमेंट कर दी होगी, मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, तो ये कैश का आउटफ्लो है, इसलिए बी इसका सही जवाब है। इफ द टोटल रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स losses are transferred to partners capital account, which account is closed। तो कौन सा अकाउंट क्लोज होगा? तो इस क्वेश्चन में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बटेगा, क्लोज हो जाएगा वो। रिजर्व्स बटेंगे तो वो भी क्लोज हो जाएंगे। ए और सी दोनों सही हैं, और इसलिए जो इसका सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो पूछा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो गिवन ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इट इंक्लूड्स ओनली आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड। सही बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल करंट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं। नेक्स्ट, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the minimum application amount to apply for shares must be at least % of face value of shares। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, 5% कम से कम एप्लीकेशन जरूर होना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। हालांकि सेब इसमें ये है कि या तो मिनिमम 5% या वो जो सेबी तय कर दे, तो सेबी ने 25% तय किया हुआ है। नेक्स्ट, वर्टिकल एनालिसिस इज ऑल्सो नोन एज, वर्टिकल एनालिसिस को इस नाम से भी जाना जाता है, यह बताना है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टैटिक एनालिसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर न्यू पार्टनर। इनमें से कौन सा नए पार्टनर के लिए गुडविल कैलकुलेट करने का एक मेथड नहीं है, यह बताना है। सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों ही मेथड हैं जिनसे हम गुडविल वैल्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन कैश फॉर देयर शेयर ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, व्हिच अकाउंट इज क्रेडिटेड। सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। दरअसल नया पार्टनर जब आएगा कैश लेकर के तो कैपिटल लेके आएगा, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट होगा इसके लिए तो। और दूसरा, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है तो उसके लिए गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एक ही बात है, ये भी क्रेडिट होगा, तो ये दोनों अकाउंट क्रेडिट होंगे, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स। इनमें से कौन सा अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा जब एक पार्टनर रिटायर होगा। तो जब पार्टनर रिटायर होगा तो कैपिटल अकाउंट बंद हो जाएगा, उसका अफेक्ट होगा, कैश पेमेंट होगी, कैश अकाउंट भी प्रभावित होगा, और करंट अकाउंट अगर होगा तो वह भी प्रभावित होगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शन, इसमें पूछा है नॉट अफेक्टेड, कौन सा अफेक्ट नहीं होगा, तो तीनों ही अफेक्ट होंगे, इसलिए ई इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ डेटर। डेटर के किस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, आफ्टर डिडक्टिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो भी होगा उसको घटा दिया जाएगा, गुड डेटर बचेंगे, और गुड डेटर पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। व्हिच टाइप ऑफ कोड्स आर यूजुअली असाइन्ड टू सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर फैसिलिटेटिंग डॉक्यूमेंट सर्च। आमतौर पे सोर्स डॉक्यूमेंट के, ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में यूज होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनके डॉक्यूमेंट सर्च को आसान बनाने के लिए कौन से टाइप के कोड दिए जाते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सीक्वेंशियल कोड्स। व्हेन द टाइम ऑफ विड्रॉल इज नॉट मेंशन्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज। जब ड्राइंग के केस में टाइम नहीं बताया हो कब ड्राइंग किए हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने दिन का लगता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 मंथ का एवरेज पीरियड मान करके कैलकुलेट किया जाता है। इफ द रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यूज आर पेड इन कैश, अगर रिटायर होने वाले पार्टनर के जो ड्यूज हैं वो कैश में पे किए जाएं, विच अकाउंट इज डेबिटेड, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो डेबिट तो कैपिटल अकाउंट ही होगा, उसका कैपिटल अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट होगा किस तरीके से, तो इसमें ए जो है ये सही जवाब है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। नेट सेल कहें या रेवेन्यू कहें एक ही बात है, और ग्रॉस इनटू 100, तो यहाँ पे 100 परसेंटेज में निकालेंगे तो चाहिएगा
अगर परसेंटेज में नहीं पॉइंट में भी निकल जाता है तो 100 इग्नोर भी हो जाता है, वो एक ही बात है। बाकी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यूज रह गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, इसलिए ये सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? इनमें से कौन सा एक रीजन नहीं है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के लिए? तो गिवन ऑप्शंस में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर का डेथ या इंसॉल्वेंसी ये रीजन बन सकते हैं डिसोल्यूशन के लिए, और इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के समय इनमें से कौन सा अकाउंट प्रिपेयर नहीं होगा? तो इनमें से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा डिसोल्यूशन पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर होंगे तो वो भी बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा तो ये भी बनेगा, इसलिए सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसने पूछा नॉट प्रिपेयर, जो नहीं प्रिपेयर किया जाएगा, तो ये तीनों ही प्रिपेयर किए जाएंगे। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द सेल प्रोसीड ऑफ एसेट्स ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस? इनमें से कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा सेल प्रोसीड से, जब एसेट सेल होंगी तो डिसोल्यूशन के समय पे? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, रियलाइजेशन अकाउंट। दरअसल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। Which of the following is not a step in the dissolution process of partnership firm? इनमें से कौन सा स्टेप नहीं है पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन का? तो ऑप्शन ए सही जवाब है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट पे होता है, एडमिशन पे होता है, लेकिन डिसोल्यूशन के समय रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है, ये इसका स्टेप नहीं होता है, इसलिए ये सही जवाब है। If the partners' capital accounts have debit balance after the dissolution process, it indicates, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है डिसोल्यूशन प्रोसेस के बाद, तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन सी, लॉस टू बी बोर्न बाय पार्टनर्स। नेक्स्ट है, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन ए कंपनी इश्यूज शेयर्स एट पार? कंपनी शेयर इशू करेगी एट पार पे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, द प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये फॉल्स है, क्योंकि वो ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में ना होकर के कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है फॉरफिटेड शेयर्स का प्रॉफिट अगर कोई बचता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, बाकी ये करेक्ट है, फॉरफिटेड शेयर रीइश्यू हो सकते हैं, ये भी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शेयर इशू? इनमें से कौन सा शेयर इशू का टाइप नहीं है, ये पूछा है। तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश हो सकता है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर भी हो सकता है, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है, इसलिए ई इसका सही जवाब है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है इनमें से जो शेयर इशू का टाइप ना हो, नॉट इसने पूछा है। नेक्स्ट है, फ्रॉम व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर टू सिंकिंग फंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट? डिवेंचर्स के रिडेम्पशन के लिए इनमें से कौन सा अमाउंट कहां से ट्रांसफर होगा, ये पूछा है। तो ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हर वर्ष ट्रांसफर होगा रिडेम्पशन फॉर डिवेंचर अकाउंट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग गुडविल फॉर ऑन एक्वाजिशन? एक्वाजिशन के समय गुडविल की रिकॉर्डिंग के लिए इनमें से कौन सी एंट्री सही होगी? तो जब एक्वाजिशन होगा उस समय पे गुडविल को कैसे रिकॉर्ड करेंगे और उसकी क्या एंट्री होगी, ये पूछा है। आंसर की में, बोर्ड की में जो आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन सी, डेबिट गुडविल क्रेडिट रिजर्व। हालांकि ये सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्वाजिशन के समय पे
अगर गुडविल को रिकॉर्ड करना है तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट होने का कोई मतलब नहीं है। गुडविल रिकॉर्ड होता है आमतौर पे जब एक्वाजिशन के समय हमें गुडविल मिलेगा तो गुडविल डेबिट होगा, केवल इतना सही है यहाँ पे। और अगर बिजनेस को परचेज करते समय जो एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम हो और परचेज कंसिडरेशन हम ज्यादा दे रहे हैं तो उस समय एंट्री इस तरीके से होती है कि सन्ड्री एसेट्स को डेबिट किया जाता है जितनी एसेट हमें मिल रही हैं, फिर गुडविल को डेबिट किया जाता है डिफरेंस की अमाउंट से, और क्रेडिट किया जाता है परचेज कंसिडरेशन को जो हम पे कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन। तो ये एंट्री होनी चाहिए और ये मुझे लग रहा है गलत है और इसलिए इसका सही जवाब नन ऑफ द अबव रहना चाहिए था। हालांकि बोर्ड ने जो बताया है वो सी बताया है। आपके पास अगर एनालिसिस के हिसाब से सी सही बैठता है तो कमेंट के माध्यम से रीजन जरूर बताएं। नेक्स्ट, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन अ कंपनी इश्यूज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जब कोई कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू करेगी तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ये पूछा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड। पार्टनरशिप डीड को यह भी कहा जाता है, ये पूछा है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ फंड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस ऑफ शेयर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के रिडेम्पशन के लिए कौन सा सोर्स ऑफ फंड हो सकता है इसमें से, यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में प्रोसीड फ्रॉम ए फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, ये एक सोर्स हो सकता है, और प्रॉफिट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये एक सोर्स हो सकता है। या तो कंपनी के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट है वहां से या फ्रेश इश्यू से, तो ए और बी हो सकते हैं और इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडीशन फॉर द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इनमें से रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की कौन सी कंडीशन नहीं है, यह पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन है प्रेफरेंस शेयर मस्ट बी फुल्ली पेड अप, ये होना चाहिए। रिडेम्पशन मस्ट बी आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी होना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर्स मस्ट बी रिडीमेबल होंगे तभी रिडीम होंगे, ये भी होना चाहिए। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, यानी कि नॉट तो कोई भी सही नहीं है, इसलिए ई इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। तो सही जवाब है जो ऑप्शन पहला है, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सही बात है, फंक्शन है ये। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, ये भी फंक्शन है। कैलकुलेटिंग प्रॉफिट और लॉस, ये भी फंक्शन है। तो ये सारे ही फंक्शन है, इसलिए नॉट वाला कोई भी सही नहीं है, तो ई इसका सही जवाब हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स, तो सही जवाब है ऑप्शन ए, सही जवाब है। एंटिसिपेटिंग नो प्रॉफिट्स बट प्रोवाइडिंग फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनमें से कौन सा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो रेलिवेंस, कंपैरेबिलिटी, रिलायबिलिटी, तीनों ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसलिए ई सही जवाब है, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल which state that the same accounting treatment should be given to similar items is known as। सही जवाब है ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। नेक्स्ट, फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन विल इंक्रीज। फ्रेश कैपिटल लगेगी बिजनेस में तो क्या इंक्रीज होगा। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें फ्रेश कैपिटल जब बढ़ेगी तो एसेट भी बढ़ जाएंगी, कैश आएगा, और कैपिटल बढ़ेगी तो लायबिलिटी साइड भी बढ़ जाएगी, तो ये सही जवाब हो जाएगा। फिर उन्होंने कहा लायबिलिटी एंड इक्विटी इन बैंक बैलेंस, ये भी सही बात है, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और लायबिलिटीज एंड इक्विटी बढ़ जाएगी। एसेट एंड इक्विटी कह रहे हैं, ये भी सही बात है, एसेट बढ़ जाएगी, इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड है वो भी बढ़ जाएगा, तो इसलिए इसका डी सही जवाब हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, which of the following is not a benefit of following the matching concept in accounting। मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करने का इनमें से कौन सा बेनिफिट
नहीं है। तो ये सारे ही बेनिफिट है। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में ट्रू प्रॉफिट लॉस, ये अलाउ करता है बेटर कंपैरिजन परफॉर्मेंस डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स का, ये इंश्योर करता है रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैच करने के रिलेटेड रिस्पेक्टिव रेवेन्यू से। तो सारे ही सही हैं और नॉट वाली कंडीशन किसी में भी सही नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच सोर्स डॉक्यूमेंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द अलाउंस गिवन टू ए कस्टमर फॉर डिफेक्टिव गुड्स। अगर डिफेक्टिव गुड्स हो जाए तो कस्टमर को राहत दे दी जाती है कभी कभी कि ठीक है आपका हम जो बिल है वो कम कर देते हैं। तो कस्टमर हमारा डेटर होता है, जब उसका हम बिल कम करेंगे इस नाम पे तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और इसके लिए उसको क्रेडिट नोट भेजा जाता है। तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अमंग दीज ट्रांजेक्शंस विच ट्रांजेक्शन विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन का कोई इंपैक्ट नहीं होगा स्टॉक होल्डर्स इक्विटी पे, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ई होगा, क्योंकि नेट लॉस भी इंपैक्ट करेगा स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में। शेयर कैपिटल के साथ साथ जो रिजर्व्स हैं वो भी शामिल हो जाते हैं, और रिजर्व्स में चाहे कोई प्रॉफिट है, सरप्लस है, ये सब शामिल हो जाते हैं। तो नेट लॉस उसको इंपैक्ट करेगा। डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को तो ये स्टॉक होल्डर इक्विटी पे अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये भी इंपैक्ट करेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है उनको कम करेगा, अवेलेबल प्रॉफिट को। देन इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय स्टॉक होल्डर्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश बाय स्टॉक होल्डर, ये भी इंपैक्ट करेगा, स्टॉक होल्डर की इक्विटी बढ़ जाएगी। तो तीनों ही इंपैक्ट करेंगे, इसलिए इसका सही जवाब है। ऐसा कोई नहीं है जो इंपैक्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस शुड बी क्रेडिटेड टू। अमाउंट इन्वेस्ट किया गया प्रोप्राइटर के द्वारा, उससे क्या क्रेडिट होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन सी, कैपिटल क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक दैट कंटेन्स। लेजर एक प्रिंसिपल बुक है जिसमें शामिल होगा। तो ऑप्शन में जो सही जवाब है, हालांकि जो सही जवाब दिया है बोर्ड ने वो डी दिया है, मोर देन वन ऑफ द अबव, लेकिन हिसाब से इसमें बी होना चाहिए, ऑल अकाउंट्स, क्योंकि ऑल अकाउंट में तो सारा शामिल हो जाता है। ये रियल अकाउंट ओनली कह रहे हैं, यानी कि बाकी चीजों को डिनाई कर रहे हैं। ये पर्सनल अकाउंट ओनली कह रहे हैं, बाकी चीजों को डिनाई कर रहे हैं। तो ये बी होना चाहिए सही। और इसके एविडेंस के लिए ये कॉमन सेंस की बात है, इसको ये कहीं भी लिखा मिल जाएगा कि ऑल अकाउंट्स प्रिंसिपल बुक में शामिल होते हैं। अब रियल अकाउंट भी होते हैं, पर्सनल भी होते हैं, बट वो दोनों ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो 20 का सही जवाब होना चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, इनमें से कौन सा आइटम अपीयर होगा लेजर अकाउंट के क्रेडिट में, ये पूछा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड जो होगी वो इनकम है और इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस रहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का पर्पज क्या होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल नॉट कॉज ए डिसएग्रीमेंट इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डिसएग्रीमेंट कौन सी एरर नहीं करेंगी, ये पूछा है। तो गिवन ऑप्शन में जो कंपनसेटिंग एरर्स है, कंपनसेटिंग एरर जो है वो डिसएग्रीमेंट नहीं होने देगी ट्रायल बैलेंस में, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए बी और सी दोनों सही हैं और इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। इफ द टू साइड्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली, अगर ट्रायल बैलेंस की दो साइड टैली नहीं होती हैं, विच अकाउंट इज ओपन, तो कौन सा अकाउंट ओपन होगा? सही जवाब है ऑप्शन इज सस्पेंस अकाउंट। Which of the following item is not considered in preparing the bank reconciliation statement? BRS प्रिपेयर करने में कौन सा अकाउंट इनमें से कंसीडर नहीं होगा, कौन सा आइटम कंसीडर नहीं होगा, यह पूछा है। तो सही जवाब है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही कंसीडर होंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे ऐसे हैं जिनसे बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस में डिफरेंस आ जाता है, कैश बुक के बैलेंस में, इसलिए सारे कंसीडर होंगे। नेक्स्ट है ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है?
तो सही जवाब है ऑप्शन सी, स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय ए कस्टमर, कस्टमर के द्वारा प्रिपेयर्ड एक स्टेटमेंट है। फेवरेबल बैलेंस मींस, फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है? तो सही जवाब है जो एक ऑप्शन होगा, ये तो ऑप्शन गलत है, क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का ये तो अनफेवरेबल होता है। बाकी डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक ये फेवरेबल होगा। डेबिट बैलेंस कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का पॉजिटिव बैलेंस होता है। तो ये दोनों ही फेवरेबल हैं, इसलिए डी सही जवाब है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज मैंडेटरी टू, AS3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी है किसके लिए? तो सही जवाब है एंटरप्राइजेस हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग 50 करोड़, इसके लिए भी जरूरी है, और कंपनीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इनके लिए भी जरूरी है। तो बी और सी सही है, इसलिए डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, क्या पर्पस है फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का? तो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि बुक वैल्यू रिड्यूस करना भी एक पर्पस होता है और वियर एंड टीयर कॉस्ट जो है उसको रिकॉर्ड करना भी एक पर्पस हो सकता है, तो इसलिए डी इसका सही जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन, इनमें से कौन सा डेप्रिसिएशन का कॉज नहीं है? तो डेप्रिसिएशन के ये तीनों ही कॉज हैं, इसलिए जो सही जवाब है वो ऑप्शन ई होगा। एफ्लक्स ऑफ टाइम, डिप्लेशन, फिजिकल फैक्टर, इन सब की वजह से डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि कीमत में कमी होती है एसेट की। नेक्स्ट, इफ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ एन एसेट इज हायर देन द बुक वैल्यू, अगर एसेट की कोई बुक वैल्यू है और उसकी स्क्रैप वैल्यू उस बुक वैल्यू से भी ज्यादा है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? तो ऐसे केस में डेप्रिसिएशन 0 होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, लोअर द डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो अगर लोअर होगा तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है यह बताना है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हायर द प्रोटेक्शन टू क्रेडिटर्स। दरअसल लोअर डेट इक्विटी रेशियो का मतलब है डेट लोअर हो जाना, इक्विटी बढ़ जाना। इक्विटी ज्यादा रहेगी तो जो क्रेडिटर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन रहेगी, क्योंकि डेट कम है, कर्ज कम है, तो जो जितने थोड़े बहुत कर्जदार हैं वो बेटर फील करेंगे कि भाई कर्जे कम है संस्था पे, उनकी पेमेंट आसानी से हो सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोविजन इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में प्रोविजन की एक फीचर क्या है यह बताना है। तो सही जवाब है इनमें से ऑप्शन सी, कवर्स नॉन लायबिलिटी, प्रोविजन जो होते हैं वो नॉन लायबिलिटी और अननोन अमाउंट के लिए होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्रिएटिंग रिजर्व्स इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में रिजर्व क्रिएट करने का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इसमें कवरिंग अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये सही बात है, अनएक्सपेक्टेड खर्चों को कवर करने के लिए बनता है, और फाइनेंसिंग एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ये भी एक कारण हो सकता है। तो ये दोनों ही कारण हो सकते हैं, इसलिए डी सही जवाब हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, द मेजर ऑन हाउ एफिशिएंटली ए कंपनी यूटिलाइजेज इट्स एसेट्स रिसोर्सेज इज रेफर्ड टू एज, एक संस्था कितने अच्छे तरीके से एफिशिएंटली अपनी एसेट्स को यूज करती है, ये कौन से रेशियोज बताते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, एक्टिविटी रेशियो, इनको परफॉर्मेंस रेशियो भी कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इनमें से कौन सा बिल ऑफ एक्सचेंज का एक टाइप नहीं है? तो ट्रेड बिल, डिमांड बिल, एकोमोडेशन बिल, ये सभी हो सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के टाइप, इसलिए जो सही जवाब है वो ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड द होल्डर कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो जो उसका होल्डर है, जिसके यहाँ डिसऑनर हुआ है, वो क्या एक्शन ले सकता है, किसके अगेंस्ट ले सकता है? तो सही जवाब है इसमें वो होगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ड्रॉई जिसने बिल इशू किया था, तो होल्डर के पास अगर बिल है और होल्डर ने ड्रॉ किया था तो वो ड्रॉई के खिलाफ एक्शन लेगा कि आप पेमेंट करो। और अगर मान लो जो होल्डर है उसको ये बिल मिला था किसी और से, अन्य पार्टी से जो ड्रॉई से अलग था, उसको एंडोर्सर कहते हैं, तो एंडोर्सर से भी मिला हो तो उस पर भी वो पैसा मांग सकता है, उसको जिससे बिल मिला है वो उससे पैसा मांग सकता है, तो डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है? तो जो सही जवाब है ऑप्शन है परचेज ऑफ मशीनरी, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सही जवाब है पेमेंट ऑफ वेजेज, यह एक रेवेन्यू खर्चा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट कौन सा है इनमें से? तो सही जवाब है सेल ऑफ पेटेंट, कोई भी फिक्स्ड एसेट बेचते हैं तो वो कैपिटल रिसीट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेवेन्यू रिसीट, इनमें से रेवेन्यू रिसीट कौन सा है? तो जो सही जवाब है वो है कमीशन अर्न, जो अर्निंग होती है, कमाई होती है, वो रेवेन्यू रिसीट रहती है। नेक्स्ट है ओवर राइडिंग कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन, ओवर राइडिंग कमीशन कैलकुलेट होता है किस पे? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, सेल्स एट हायर प्राइस। कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट इज ए, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट क्या है? तो कंसाइनमेंट स्टॉक ईयर एंड पे जो स्टॉक बचा रहता है कंसाइनी के पास, उसको कंसाइनमेंट स्टॉक या स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। यह एक रियल अकाउंट है जो बचा हुआ स्टॉक को बताता है। ऑप्शन सी सही जवाब। इन ए कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन द कंसाइनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय, कंसाइनमेंट की ट्रांजैक्शन में कंसाइनर का प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन होता है? तो चूंकि कंसाइनर जो होता है वही ओनर होता है, कंसाइनी तो केवल एक एजेंट होता है, उसको उसका कमीशन मिलता है और बाकी प्रॉफिट सारा कंसाइनर का रहता है। तो जो सही ऑप्शन है वो बी है, टोटल सेल में से लेस कर देंगे कंसाइनी का कमीशन और बाकी खर्चे, तो ये उसका प्रॉफिट रह जाता है कंसाइनर का। इन ए जॉइंट वेंचर द को वेंचरर शेयर, जॉइंट वेंचर में जो को वेंचरर शेयर क्या करते हैं? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। प्रॉफिट और लॉस, डिसीजन मेकिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क एंड शेयर, ये सब कुछ शेयर करते हैं। नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट समराइजेज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड? तो इसमें P&L अकाउंट सही जवाब होगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। दरअसल जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो केवल एक पार्ट है P&L अकाउंट का, और जो समराइज होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेवेन्यू और खर्चे, वो सब P&L अकाउंट के अंदर आ जाते हैं। सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन ए ट्रेडिंग अकाउंट, इनमें से कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड नहीं होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, परचेजेज, ये तीनों ही ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो इसलिए ना आने वाला कोई नहीं है, इसलिए ई सही जवाब है। नेक्स्ट है विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम? तो कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे? सही जवाब है ऑप्शन बी, बैलेंस शीट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए बैलेंस शीट, इनमें से कौन सा बैलेंस शीट का एक कंपोनेंट नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, रेवेन्यू। रेवेन्यू P&L अकाउंट का कंपोनेंट है, बाकी फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट ये बैलेंस शीट के। इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो प्रोसेस होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट, वो किस बेस पे होता है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स के आधार पे। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के टाइप कौन कौन से इसमें से हैं? तो रेडी टू यूज, टेलर मेड, कस्टमाइज, ये सभी हैं, और इसलिए डी सही जवाब हो जाएगा। हु इज द डेवलपर ऑफ टैली, टैली किसने डेवलप की? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, श्याम सुंदर गोयनका, भरत गोयनका इनके बेटे, दोनों ने मिलकर के टैली डेवलप किया सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे, इन एब्सेंस ऑफ एनी contract to contrary deficiency arising on account of a partner becoming insolvent shall be borne by solvent partners in their, ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसका जो लॉस है वो बाकी सोल्वेंट पार्टनर किस रेशो में बियर करेंगे? गार्नर वर्सेस मरे के सिद्धांत के अनुसार, जब कोई अन्य जानकारी ना हो तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कैपिटल रेशियो बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज क्लासिफाइड एज, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एसेट। एनपीओ के केस में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो एनपीओ को उसके सदस्यों से मिलेगी, तो क्योंकि उनको मिलेगी, उस पर पैसा आएगा, तो वो एसेट है। एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील करता है क्या? तो सही जवाब है
ऑप्शन सी सरप्लस और डेफिसिट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या तो सरप्लस दिखाएगा, इनकम ज्यादा है तो, और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डेफिसिट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी नहीं है? तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू तो सेपरेट एंटिटी होता है, बट यहाँ पे लीगल वर्ड आ रहा है, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म। वो पार्टनर्स और जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी नहीं होते, बल्कि एक ही होते हैं। यही कारण है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि कानून की नजर में पार्टनर्स जो है वो पार्टनरशिप से फर्म से अलग एंटिटी नहीं है। अगर फर्म को लॉस हो गया तो पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी पेमेंट करनी पड़ेगी। सी इसका सही जवाब है, सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, म्यूचुअल एजेंसी होती है, ये सही है।